देखिए सर एविडेंस एक्ट देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी जो है धारा 4 देखना था आपने, सेक्शन जो है 4। सेक्शन 4 में 3 चीजों के बारे में बताया गया है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ। देखिए सबसे पहले उपधारणा कर सकेगा। ये उपधारणा है ना, इनको न्यायालय मान के चलता है। देखिए ये क्या कहता है, यहाँ कहता है जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि अगर जहां कहीं ये शब्द आता है कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो उस तथ्य को साबित मान सकता है, या वहां न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकता है, और यदि जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता उसके सबूत की मांग कर सके। तो क्या क्या अर्थ है इसका, न्यायालय जहां कहीं भी ये शब्द आएगा कि जहां न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय किसी तथ्य को, तथ्य है, क्या मान सकता है, साबित मान सकता है, जब तक कि उस तथ्य को नासाबित नहीं कर दिया जाता। सत्य मान सकता है, मान सकता है इसमें लिखा है जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित मान सकता है, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं कर दिया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकता है, या उसके सबूत की मांग कर सकता है। पहले तो ये देखना है उपधारणा क्या है। उपधारणा क्या होती है, उपधारणा जो है सबूत के भार को क्या करती है, कम करती है। जहां कहीं भी ये शब्द आएगा कि न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय का विवेक अधिकार है। क्या है, विवेक। न्यायालय का वहां क्या चलता है, विवेक चलता है कि जो तथ्य आप कह रहे हैं वो न्यायालय चाहे मान सकता है। दोनों बातें ऐसे मामलों में जहां उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय का विवेक अधिकार है कि जो तथ्य आप बता रहे हैं न्यायालय को, हो सकता है न्यायालय उस तथ्य को स्वीकार कर ले, और हो सकता है आपसे कहे कि भैया आप इसके बारे में सबूत पेश करें ना। तो दोनों बातें हैं यहाँ न्यायालय की विवेकाधीन होता है ये तथ्य। न्यायालय चाहे तो स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों स्थितियां हैं। तो अगर न्यायालय चाहता है कि वो, या तो न्यायालय उस सत्य को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, जब तक कि उसको नासाबित नहीं कर दी जाए। न्यायालय अपने तरफ से मान लेगा, आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, नासाबित कर सकते हैं। जो न्यायालय ने स्वीकार किया, ये तो साबित नासाबित वाली बात बाद में। पहले न्यायालय जो ये जो तथ्य होते हैं, न्यायालय क्या होता है, इनको साबित भी मान सकता है और नासाबित भी मान सकता है। कुल मिला के जैसा न्यायालय चाहे वैसा कर सकता है। न्यायालय को अगर आपकी बात पे एग्री करता है तो हो सकता है वो उसको मान ले कि ये साबित है, और हो सकता है कि वो माने कि साबित नहीं है। आपसे क्या कर सकता है, सबूत की जो है मांग भी कर सकता है। दोनों में से कुछ भी जो है न्यायालय कर सकता है। तो ये न्यायालय का विवेक अधिकार है इसमें। और हो सकता है अगर नहीं स्वीकार किया तो आपके सबूत भी मांग सकते हैं कि भाई इस तथ्य को कैसे साबित करना चाहते हैं। तो सबूत की मांग भी कर सकता है। आपको जो भी तथ्य आप न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहते हैं, उसके बारे में न्यायालय है आपसे क्या कर सकता है, किस तथ्य से या किस सबूत से साबित करना चाहते हैं, सबूत पेश करिए, तो ये भी कह सकता है। तो कुल मिला के ये जो है न्यायालय का विवेक अधिकार होता है कि जिस तथ्य को भी आप साबित करना चाहते हैं, उस तथ्य मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है।
अब बात आती है कि ये जो उपधारणा होती है, जो उपधारणा कर सके या कैसी उपधारणाएं भी दो प्रकार की होती है। देखिए उपधारणाएं भी जो है दो प्रकार की होती हैं। उपधारणाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है खंडनीय और एक होती है अखंडनीय। एक होती है खंडनीय उपधारणाएं और एक होती है अखंडनीय उपधारणाएं। तो दो प्रकार की उपधारणाएं होती है, एक खंडनीय होती है जिनका खंडन किया जा सकता है किसी अन्य साक्ष्य के द्वारा। मान लो न्यायालय ने, इस उदाहरण के लिए मान लीजिए न्यायालय ने, आपने कोई तथ्य पेश किया और न्यायालय ने उस पर विश्वास कर लिया, मान लिया कि ये तथ्य है। अब उसका आप खंडन कर सकते हो कोई अन्य साक्ष्य या सबूत पेश करके, तो उसका खंडन कर सकते हो। तो ऐसी उपधारणा क्या कहलाती है? खंडनीय उपधारणा कहलाती है, जिनका आप खंडन कर सकते हो अपनी तरफ से कोई एविडेंस देके, कोई साक्ष्य देके, कोई सबूत देके, जिनका आप खंडन कर सकते हो। ऐसी उपधारणाएं जो है खंडनीय उपधारणाएं कहलाती हैं। और अखंडनीय उपधारणाएं वह उपधारणाएं होती हैं जिनका आप खंडन नहीं कर, तथ्य है वो अगर साबित हो जाता है तो कोई दूसरा साक्ष्य उसके बाद ग्रहण न्यायालय नहीं करेगा, उसके बारे में आप दूसरा साक्ष्य नहीं दे सकते। ऐसी जो उपधारणाएं होती हैं उनको अखंडनीय उपधारणाएं कहते हैं। तो अखंडनीय उपधारणाएं वही होती हैं जिनको आप खंडन नहीं कर सकते। अगर एक फैक्ट है, वो केवल एक फैक्ट सिद्ध, जिस फैक्ट पे वो निर्भर करता है, केवल वो फैक्ट सिद्ध हो जाता है, तो फिर उसका आप खंडन नहीं कर सकते। जैसे कि वैवाहिक स्थिति के दौरान में बच्चे का पैदा होना, उसकी धर्मजता वाला जो सवाल है, उससे संबंधित जो उदाहरण है वो अखंडनीय उदाहरण है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि विवाह की स्थिति के दौरान में बालक पैदा हुआ 280 दिन के भीतर, तो वो कैसी उदाहरण है? अखंडनीय। हालांकि उसका एक अपवाद है, तो जब अपनी धारा पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो क्या है वो उपधारणा? अखंडनीय उपधारणा। अगर ये सिद्ध अपवाद है तो वो जब अपन धारा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जहां उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, तो वो एक अलग चीज है, वो अपवाद प्रोविजो है। तो वो क्या है? अखंडनीय उपधारणा निश्चय। अब देखिए ये हो गया उपधारणा कर सकेगा। इसके बाद आता है देखिए उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा यहाँ कहता है, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं कर दिया जाता। यहाँ क्या कह रहा है? अगर कोई शब्द ऐसा आता है कि न्यायालय उपधारणा करेगा, अगर सेल्फ प्रिज्यूम शब्द आया है, कुल मिला के ऐसा शब्द आया कि न्यायालय उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय क्या कह रहा है कि वहां इस अधिनियम निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, ऐसे तथ्य को क्या मानेगा? साबित मानेगा। जब तक कि उसको ना साबित नहीं कर दिया जाता। क्या मतलब हो रहा है इसका? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ ये शब्द आया कि उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय अपने तरफ से मान के चलेगा कि ऐसा हुआ है। यहाँ इसका मतलब क्या है? अगर उपधारणा करेगा शब्द किसी जगह आया है, तो वहां न्यायालय क्या मान के चलेगा कि ऐसा हुआ है। अब कुल मिला के ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ। वहां न्यायालय आपसे सबूत की मांग नहीं करने वाला कि भाई, न्यायालय कहे कि न्यायालय ने तो मान लिया। जैसे कि दहेज हत्या में होता है, अगर किसी महिला की 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में कोई मृत्यु कारित होती है, तो वहां एक शब्द आता है उपधारणा करेगा। वहां शब्द आता है कि न्यायालय उपधारणा करेगा। न्यायालय तो मान लेगा कि भाई साहब आपने दहेज के लिए ही मारा। न्यायालय ने मान लिया कि आपने दहेज के लिए मारा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बस सबूत का भाग पार्टी पे चला गया, जितने बर पक्ष पे चला जाएगा, उस पर सबूत का भार चला जाएगा। उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई हमने दहेज के लिए नहीं मारा। तो न्यायालय अपनी तरफ से तो मान लेगा कि आपने दहेज के लिए ही मारा है। 7 वर्ष के अगर भीतर असामान्य परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है और उससे पूर्व थोड़ी बहुत दहेज की जो मांग की जाती है, और ऐसे में अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती, तो न्यायालय तो मान लेगा, न्यायालय मान के चलेगा कि भाई आपने जो है दहेज के लिए जलाया है, दहेज के लिए मारा है ना। तो और ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सबूत का भार आप पे आ जाएगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दहेज के लिए नहीं मारा है।
तो ये इस तरीके की उपधारणा होती है, यहाँ न्यायालय को मानना पड़ेगा। उपधारणा करेगा का मतलब ये है कि न्यायालय का विवेक नहीं है, यहाँ न्यायालय पे विवेक शक्ति नहीं है कि न्यायालय करे या ना करे, यहाँ पे विवेक शक्ति है। यहाँ पे न्यायालय क्या करता है, उपधारणा कर सकेगा, हमें मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। जो तथ्य आप साबित करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे एग्री हो जाए, हो सकता है आपसे डिसएग्री हो जाए, दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो न्यायालय को मानना पड़ेगा। अगर कोई फैक्ट है, कोई आपने कहा कि दहेज के लिए इन्होंने हमारी लड़की को जलाया, तो न्यायालय कहेगा बिल्कुल जलाया, हम मानते हैं कि आपकी लड़की को इन्होंने दहेज के लिए जलाया। अब सामने वाली जो पार्टी है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि जो है हमने दहेज के लिए नहीं मारा है। तो यहाँ पे न्यायालय मान करके चलेगा, यहाँ तो न्यायालय मान लेगा कि भैया ऐसा हुआ है ना। तो जो पार्टी उसके विरोध में है उसको साबित करना पड़ेगा कि भैया ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ न्यायालय मान के चलेगा, ये बाध्यता है। मान के चलेगा मतलब बाध्यता है न्यायालय की, यहाँ न्यायालय को मानना पड़ेगा। तो ये कानूनी बाध्यता समझ लीजिए एक तरीके से। यहाँ न्यायालय का विवेक अधिकार नहीं है, यहाँ न्यायालय मान करके चलेगा। अब बात आती है कि भाई ये दोनों उपधारणाएं कैसी हैं, खंडनकारी। तो खंडन उपधारणाएं भी दो तरीके की होती हैं। खंडनकारी जो अपन ने पढ़ा, खंडनकारी होती है, अखंडनकारी होती है। कुछ उपधारणाएं ऐसी होती जिनका खंडन कर सकते हैं, कुछ उपधारणाएं ऐसी होती जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। तो अपन तीनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसको। और अब इसके बाद आता है एक निश्चायक सबूत। ये निश्चायक सबूत के बारे में कहता है, क्या होता है निश्चायक सबूत, देखिए ये कहता है, जहां की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय इस तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ये कह रहा है कहीं यह जहां कहीं एक तथ्य दूसरे तथ्य का क्या माना जाता है, जहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा। जहां इस अधिनियम के अधीन एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है। ये कह रहा है जहां एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। अब इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जहां एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा। मतलब अगर जो तथ्य यहाँ निश्चय घोषित किया गया है, केवल वो बात अगर सिद्ध हो जाती है, तो न्यायालय उस दूसरे तथ्य को क्या मान लेगा, निश्चायक मान लेगा। जैसे अभी अपन ने दहेज का बात करी, वहां सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि 7 वर्ष के भीतर विवाह, जो 7 वर्ष के भीतर क्या होना चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए और सामान्य परिस्थितियों से होना चाहिए। अगर ये फैक्ट, मात्र एक फैक्ट है, इस फैक्ट को अगर सिद्ध हो जाता है कि जो विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है और सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु हुई, मतलब सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल परिस्थितियों में मृत्यु नहीं हुई है, केवल इतना साबित हो जाता है, तो उस दूसरे तथ्य को न्यायालय क्या मानेगा, साबित मानेगा। है ना, इसमें लिखा है उस दूसरे तथ्य को, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और फिर नासाबित करने के लिए, नासाबित करने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। उसको नासाबित करने के लिए अनुज्ञा नहीं देगा। ये थोड़ा अलग है उससे, थोड़ा सा, है ना। उसमें तो क्या होता है, जो अपन पढ़ते हैं कि दहेज की जो वो है वो खंडनकारी होती है, वो उपधारणा कैसी होती है, खंडनकारी। यहाँ अपन धर्मज्ञता का उदाहरण ले सकते हैं कि धर्मज्ञता वाला जो है वो निश्चायक सबूत होता है। मतलब एक उसमें केवल इतना ही साबित करना है कि 280 दिन के विवाह के 280 दिन के या विवाह विघटन के 280 दिन के बाद जो है बालक पैदा हुआ, तो केवल इतना अगर साबित हो जाता है तो वो निश्चायक सबूत है। वहां अगर आप केवल ये साबित कर देते हैं कि विवाह के दौरान बालक पैदा हुआ या विवाह विघटन हो गया, उसके 280 दिन के भीतर जो है बालक पैदा हुआ है या जो भी है पैदा हुआ है, तो वहां न्यायालय केवल इतना फैक्ट सिद्ध करना है आपको। केवल इतना फैक्ट अगर सिद्ध कर देते हैं तो वो न्यायालय मानेगा कि ये आपका धर्मज बालक है। उसके अलावा फिर न्यायालय कोई और एविडेंस ग्रहण नहीं करेगा, हालांकि उसका एक अपवाद है, तो वो अपन पढ़ेंगे 112 में है शायद। तो उसमें अपन पढ़ेंगे 112 में है शायद, 112 में है धर्मज की, धर्मजता से, तो उसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि एक तथ्य अगर साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को न्यायालय जो है साबित करने की अनुमति नहीं देगा, केवल एक फैक्ट सिद्ध करना। निश्चयता की बात कह रहा है, तो जैसे धर्मजता की बात आती है, ऑब्जेक्शन उठता है कई बार कि भाई ये हमारा बच्चा नहीं है, उसमें अगर केवल इतना साबित करना है
कि जी जो विवाह विवाह के दौरान पैदा हुआ है या विवाह विघटन हो गया था किसी भी स्थिति में, तो 280 दिन के भीतर पैदा हुआ, केवल इतना फैक्ट अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो न्यायालय मान के चलेगा कि आपका ये धर्मज बालक है। तो धर्मजता से संबंधित है वो, तो वो क्या है, वो निश्चायक। उसके बाद न्यायालय कोई और साक्ष्य ग्रहण नहीं करेगा। आप देना भी चाहेंगे तो न्यायालय उन साक्ष्यों को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है तीन चीजें, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। इसमें खंडन नहीं कर सकते, ये क्या है, अखंडन होता है। ये भी दो तरीके के होते हैं, हालांकि निश्चायक सबूत भी, इनमें भी खंडन, निश्चायक सबूत भी दो तरीके के। इसमें क्या है, लिखा है ना कि साक्ष्य देने के लिए जो दो न्यायालय अन्य कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं करेगा, तो ये भी दो तरीके हो सकते हैं, खंडनीय नहीं भी हो सकते हैं, अखंडनीय। तो उपधारणा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, खंडनीय और अखंडनीय, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि उपधारणा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक वो जिनका खंडन किया जा सकता है और एक वो जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा होता है एक निश्चायक सबूत। तो निश्चायक सबूत कौन होता है, निश्चायक सबूत वो होता है जिसमें एक केवल एक तथ्य आपको साबित करना होता है और उस तथ्य के साबित होते ही न्यायालय उस दूसरा जो तथ्य है उसको क्या मान लेता है, निश्चायक मान लेता है, और उसके बदले में या उसके खंडन करने के लिए आपको कोई साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से अखंडनीय हो गया। निश्चायक सबूत एक तरीके से क्या हो गया, अखंडनीय हो गया, उसका आप खंडन नहीं कर पाओगे, है ना। अगर एक तथ्य साबित हो जाता है और आप चाहो कि फिर कोई और तथ्य से उसको खंडन करो, तो आप उसका क्या नहीं कर सकते, आप उसका खंडन वगैरह नहीं कर पाओगे, क्योंकि न्यायालय अन्य कोई साक्ष्य ग्रहण करेगा ही नहीं। केवल न्यायालय वो फैक्ट देखेगा, वो तथ्य देखेगा जो विधि में बताया है कि इस तथ्य को साबित होना चाहिए, तो उसके बाद आप उसका खंडन नहीं कर पाओगे। देखिए अब है इसमें अध्याय 2। अब हम कह रहे थे कि सुसंगत तत्व, तो सुसंगत तत्व जो हम वैसे तो 6 से लेके 55 तक माने जाते हैं, लेकिन 5 को भी इंक्लूड कर सकते हो आप। तो 5 से लेके पूरे 55 तक की जो धारा है वो सब सुसंगत है। वैसे सही तरीके से 6 से लेके 55 तक बोला जाता है, लेकिन 5 को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि 5 तो ये बताती कि कौन से तथ्यों का ग्रहण किया जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 6 से 55 तक के जितने भी तथ्य हैं सबकी सब क्या है, सुसंगत है, रिलेवेंट है। सुसंगत का अर्थ होता है उनका साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको न्यायालय साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकता है। सुसंगत अभी अपन पढ़ेंगे। अब एक दूसरी बात आपको याद रखना है, अभी इसको मिटा दे। चलिए धारा 5 देखें पहले। सेक्शन सेक्शन जो 5 ये क्या कहता है, विवाद कर सकेगा कैसे तथ्यों का, विवादक, विवादक और सुसंगत। ठीक है, सेक्शन 5 के बारे में पहले इतना याद रखें। सेक्शन जो 5 है ये एविडेंस एक्ट की बैकबोन कहलाती है, आधारशिला कहलाती है, रीढ़ की हड्डी भी कहलाती है। किसी भी एग्जाम में बैकबोन कह लो, आधारशिला कह लो, है ना। आधारशिला, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कह लो उसको, है ना। तो तीनों नाम से जानी जाती है, बैकबोन या आधार, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी या आधारशिला, कुछ भी कह लीजिए, तो उसके नाम से जो है ये जानी जाती है। जो सेक्शन 5 है ये आपका क्या है, एविडेंस की आधारशिला है। पूरा का पूरा आधार एविडेंस जो एक्ट है आपकी धारा 5 पे ही टिका है। धारा 5 पे इसीलिए टिका है कि धारा 5 क्या कहती है कि विवादक को सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, इसके अलावा किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। केवल किस चीज का साक्ष्य दे सकते हैं, जो विवादक है और जो सुसंगत है। विवादक अपन पढ़ ही चुके हैं, विवादक कौन होते हैं, जिन पर विवाद होता है। सुसंगत कौन होते हैं, जो रिलेवेंट होते हैं, घटना से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो धारा 6 से लेके 55 तक अपन आगे पढ़ेंगे उन तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। धारा 6 से लेके 55 तक में जो भी तथ्य आते हैं वो सब सुसंगत है, यानी उन तथ्यों में से कोई भी घटना आती है तो वो सुसंगत है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। एविडेंस एक्ट में 6 से लेके 55 तक आगे से जो पढ़ेंगे अपन, वो सारे तथ्य क्या है, सुसंगत है। 6 से लेके 55 तक के जो तथ्य हैं वो क्या है, सुसंगत है, यानी इनमें से कोई भी, इन 6 से लेके 55 तक में कोई भी घटना आती है तो उनका आप साक्ष्य दे सकते हो। विवादक तो आप जानते ही हो, जिसपे विवाद होता है, ऐसे तथ्य तो विवादक तथ्य होते हैं और आपके सुसंगत तथ्य होते हैं। केवल इन्हीं का साक्ष्य न्यायालय ग्रहण कर सकता है और किसी तथ्य का साक्ष्य न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। मतलब फालतू बातें न्यायालय ग्रहण नहीं करता।
जो विवादक होता है, जिस पे विवाद होता है, उसको ग्रहण करता है, और जो रिलेवेंट होता है घटना से, वो किसी भी प्रकार से। अब रिलेवेंट कैसे हो सकता है? जो 6 से 55 तक मैं तरीके बताए, उन सारे तरीकों से घटना से जुड़ा हुआ हो सकता है, और उन सारे तथ्यों का न्यायालय क्या कर सकता है? साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। अब देखिए, इसको देखते हैं। तो पहले तो इतना ही आप कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। इतना पहले याद रखेंगे अगर, तो इतने से कंप्लीट चलेगा। और ये भी याद रखना, ये आधारशिला है धारा में, पूरा की पूरा एविडेंस एक्ट ही इस पे टिका हुआ है। इसीलिए बैकबोन कहते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी पे टिका रहता है ना, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी उठ चल नहीं सकता, वैसे ही अगर धारा 5 हटा दो आप एविडेंस एक्ट तो फिर एविडेंस एक्ट भी नहीं चल सकता। ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तत्व के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिसे एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं तथ्यों का नहीं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एतस्मिन पश्चात। एतस्मिन पश्चात का मतलब वही है 6 से लेके 55, मतलब इसके बाद, इस धारा के बाद जिन तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है, यानी कि 6 से 55 पढ़ सकते हो कि किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तत्व, विवादक तत्व की तो बात है कि जो भी विवादक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें झगड़ा है, विवादक तत्व के और ऐसे अन्य तत्वों के जिसे एतस्मिन पश्चात यानी धारा 6 से लेकर 55 तक में सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनिस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं तथ्यों का नहीं। यानी ऐसे तत्व जो विवादक हैं और जो धारा 6 से लेकर 55 तक की श्रेणी में आते हैं, उन्हीं का साक्ष्य दिया जा सकता है और किसी अन्य तथ्यों का साक्ष्य इस धारा के तहत नहीं दिया जा सकता, इस अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता। स्पष्टीकरण कहता है यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबद्ध विधि के किसी उपबंध द्वारा साबित करने से क्या लिखा है? निरस्त कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया। ये कह रहा है कि भैया ये एक स्पष्टीकरण और जोड़ दिया है इन्होंने। स्पष्टीकरण ये जोड़ दिया है कि भैया ये धारा में हमने लिख तो दिया कि भाई सुसंगत होगा, विवादक होगा, ये भी लिखा है, और हमने ये भी लिख दिया कि 6 से 55 तक के तथ्यों, सुसंगत तथ्यों में आता है तो उसको साबित कर सकते हैं। लेकिन इसका फिर भी ये धारा जो है ऐसे तथ्यों को के साक्ष्य को ग्रहण करने के योग्य नहीं बनाती है आपको, ऐसे तथ्यों को जो सिविल न्यायालय द्वारा या सिविल न्यायालय, सिविल प्रक्रिया द्वारा लिख दीजिए, न्यायालय नहीं, सिविल प्रक्रिया द्वारा, प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करने के निर्योग्य क्या लिखा है? ग्रहण करने के तत्समय प्रबद्ध विधि के अधीन उपबंध यह साबित करने से निषेध कर देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी तत्समय प्रबद्ध विधि के किसी उपबंध द्वारा साबित करने से निषेध कर देता है। साबित करने से निषेध मतलब अयोग्य कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सीपीसी में या सिविल प्रक्रिया संहिता में या उससे लगी हुई कोई अन्य विधि में अगर कोई बात है, कोई तथ्य है, और उसको अगर क्या कर दिया गया है, आपको उसमें ये प्रोविजन कर दिया गया है कि इस तथ्य का आप साक्ष्य नहीं देंगे, इस तथ्य का आप साक्ष्य नहीं देंगे, भले ही वो सुसंगत हो, नहीं देंगे, तो फिर इस धारा में आप हम पढ़ रहे हैं कि भी सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे सकते हैं, भले ही सुसंगत हो। अगर उसको साबित करने से आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उस तथ्य को फिर आप साबित नहीं कर पाएंगे। अगर प्रक्रिया द्वारा ही किसी तथ्य को साबित करने से रोक दिया गया है, अगर प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया हो या अन्य कोई प्रक्रिया हो, उसके द्वारा किसी अन्य तथ्य को साबित करने से रोक दिया गया हो, तो फिर आप उस तथ्य को साबित नहीं कर पाएंगे। अब कहोगे आप कैसे रोक दिया जाता है? कई तरीके होते हैं। सीपीसी का इसीलिए लिया है, सिविल प्रक्रिया होता है। जैसे मान लो मैंने किसी एक लेटर लिखा आपको, अब वो लेटर भी क्या है? एक तथ्य है ना। उसमें मान लो कोई भी मानहानि कारक बात लिखी, या मान लो कुछ भी मैंने लिखा, XYZ कुछ भी लिखा, और उस लेटर को आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो ना, साक्ष्य में कर सकते हो ना। लेकिन अगर मैंने उस लेटर के ऊपर एक चीज लिख दिया कि साक्ष्य प्रयोग हेतु नहीं, ऐसे लिख देते हैं लोग, साक्ष्य प्रयोग हेतु नहीं, है ना, इस तरीके की टीप लगा के जब लिखा जाता है, मतलब ये है कि हम जो बात बता रहे हैं या आपने जो बातें हमसे पूछी हैं वो बातें हमने आपको बताया है, उसमें हमने एक टीप लगाया है कि भैया इसका इस्तेमाल आप साक्ष्य में नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये है कि उस तथ्य का फिर आप साक्ष्य नहीं दे पाओगे। ठीक है, इस तरीके के उदाहरण है, कई सिविल मैटरों में होता है ये
कि जब कोई जानकारी वगैरह दी जाती है तो उसमें रोक दिया जाता है कि भैया हम जानकारी दे रहे हैं लेकिन आप इसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करोगे, इस शर्त पे आपको जानकारी दे रहे हैं, इस शख्स पे आपको दस्तावेज दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, बढ़िया, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसा अगर हमने कंडीशन लगाई और अगर प्रक्रिया के अधीन है तो फिर आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, भले ही वो रिलेवेंट हो, घटना से जुड़ा हुआ हो। अगर प्रक्रिया द्वारा अगर रोक दिया गया है तो फिर आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये उदाहरण था, कुछ और भी हो सकते हैं, ये तो एक समझाने के लिए था। तो अगर इस तरीके का कोई शर्त वगैरह लगी हुई है कि आप उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, चाहे वो रिलेवेंट हो, चाहे वो घटना से जुड़ा हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, कुल मिला के सुसंगत हो तब भी, है ना। हालांकि धारा कहती कि विवादक सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दे सकते, लेकिन अगर रोक लगी, सीधी सी बात, अगर रोक लगी है तो फिर उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण क्या है, इसके आते हैं सारे के सारे उदाहरण देखना, आईपीसी हो गया और आपका एविडेंस हो गया, इसमें से इलस्ट्रेशन भी आते हैं और एविडेंस में सेक्शन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन याद करके रखिएगा इसके, क्योंकि सेक्शन एविडेंस में पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला ए क्या कहता है, खा की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने लाठी से दूसरे व्यक्ति को मारा है, इस बात के इसलिए उसका क्या किया जा रहा है, विचारण किया जा रहा है, उसका ट्रायल किया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक है, ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके, वही है लगभग। का के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक है, का को खास से लाठी से मारना, ये तथ्य की भी का ने खा को लाठी से मारा। दूसरा, का को ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित की, दूसरा यह तथ्य कि उससे क्या हुई, उसकी मृत्यु हुई, ये भी क्या है, विवादक है। का ऐसी मार द्वारा खा की मृत्यु कारित करना, ये हो गया। अगला है खा की मृत्यु कारित करने का का आश्रय, तो ये तीनों तथ्य क्या है, ये तीनों तथ्य जो है विवादक है। अगला कहता है, मतलब जिसपे विवाद है, जब विचारण हो रहा है तो विवाद, जब हत्या का विचारण हो रहा है लाठी द्वारा हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, पहला तथ्य तो यही होगा कि हत्या कारित की, और हत्या कारित की तो क्या लाठी से की। और तीसरा तथ्य ये होगा कि भाई इसका क्या हत्या कारित करने का आशय था या नहीं था। तो ये तीनों तथ्य क्या है, विवादक है, जिनका निराकरण न्यायालय करेगा। अगला कहता है, एक वादकर्ता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता। और अब ये देखिए, ये जो उदाहरण अपन ने पढ़ा था ना जो अपवाद का, वो इसी में आ गया। ये देखिए जो अपन ने पढ़ा था, एक उदाहरण दिया था कि भाई उसको साबित नहीं कर सकते, भले ही रिलेवेंट हो, तो अब ये उसका उदाहरण आ गया है। ये कहता है, का एक वादकर्ता अपने साथ एक बंद पत्र जिस पर वह निर्भर करता है अब मामले की सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रहता है। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई की उत्तरवर्ती प्रकरण में उस बंद पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर वस्तु को साबित कर सके। ये क्या कह रहा है, ये समझिए, ये वो उसका उदाहरण है जो आपका स्पष्टीकरण लिखा था, स्पष्टीकरण का उदाहरण है। ये काय का उदाहरण है, स्पष्टीकरण का। ये कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति से मान लीजिए सिविल कोई मैटर चल रहा है, ये मान लीजिए सिविल मैटर चल रहा था, सिविल वाद कोई चल रहा है, कोई सिविल वाद चल रहा है और ए नाम का व्यक्ति है, ए और बी के बीच में चल रहा है, मान लीजिए ये बी है और ये ए है ना। ए और बी के बीच में जो है वाद चल रहा है, कोई कार्रवाई चल रही, कोई विचारण चल रहा है न्यायालय के समक्ष। अब ए पे मान लीजिए कोई सबूत का भार होगा, न्यायालय ने कहा मान लो, या बी ने कहा कि भाई, अब न्यायालय कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई दस्तावेज वगैरह होते हैं, बी ने कहा कि भैया वो ए के कब्जे में है, न्यायालय ने कहा कि वो दस्तावेज पेश की जाए, बी ने जवाब दिया कि दस्तावेज तो साहब ए के कब्जे में है। ए ने कहा कि साहब मेरे कब्जे में है ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं, या तो लाया ही नहीं, है ना, या पेश करने को कहा था तारीख को पेश नहीं करता है। अब ए ने क्या कर दिया, अब ये पता है ये स्थिति कब होती है, ये स्थिति जब होती है, मान लीजिए जिन चीजों पर विवाद चल रहा है, अब ये कोई दस्तावेज है जिस पर विवाद है, कोई दस्तावेज मान लीजिए ये दस्तावेज है, इस पर है क्या है, विवाद, विवादित दस्तावेज है ये है कैसा दस्तावेज, विवादित। चूंकि ए के पास ओरिजिनल दस्तावेज था नहीं, ए के पास फोटो कॉपी था, उदाहरण के लिए ये फोटो कॉपी था ए के पास, इसी दस्तावेज की जो फोटो कॉपी ए के पास, बी के पास थी, फोटो बी के पास इसकी फोटो कॉपी थी दस्तावेज की, है ना। अब न्यायालय में जो है बी क्या करता है, फोटो कॉपी लगाता है, सेकेंडरी एविडेंस लगाता है कि भैया ये जो है, हालांकि सेकेंडरी एविडेंस नहीं कहेंगे, लेकिन न्यायालय के सामने जो फोटो कॉपी के आधार पर विवाद लाता है कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, मतलब कोई भी विवाद हो सकता है, जमीन का तो कागज नहीं था, फोटो कॉपी थी इसके पास, ये वो न्यायालय में पेश करता है। अब न्यायालय कहता है कि भैया ओरिजिनल पेश करो,
स्वाभाविक सी बात है, जानते ही आप न्यायालय में ओरिजिनल पेश करना पड़ता है। न्यायालय इनसे कहता है कि ओरिजिनल पेश करो, बी से कहता है। बी क्या कहता है? बी कहता है कि साहब हमारे कब्जे में नहीं, जो दस्तावेज तो वो है बोले ए के कब्जे में, ए के कब्जे में। न्यायालय क्या करेगा फिर? ए को सूचना भेजेगा कि भैया जो दस्तावेज है आप पेश करें। बी से कहता है, बी भी भेज कहता है ऐसे कि भैया आप दस्तावेज करें, पेश करें। लेकिन ये क्या करता है? ये दस्तावेज पेश नहीं करता, पेश नहीं करता। अभी यहाँ से समझने वाली बात है। अब ये दस्तावेज पेश नहीं करता, तो अब जब दस्तावेज पेश नहीं करेगा तो न्यायालय क्या करता है? उपधारणाएं होती हैं। तो न्यायालय फिर क्या होता है? न्यायालय मान लेता है कि ये जो दस्तावेज जो फोटोकॉपी पेश कर रहा है यही सही है। न्यायालय मान के चलता है ये सही है। न्यायालय ने मान लिया कि ये सही है। अब हो सकता है इसने इसमें खुरापात करके कुछ ना कुछ मिस्टेक कर लिया हो, कुछ गड़बड़ अपने फेवर में कर लिया हो। न्यायालय ने मान लिया ये वाला जो दस्तावेज जो है ये सही है, सही है। इसके पास जो दस्तावेज होगा उसमें कुछ गलती हुई, कुछ कमी हुई, इसलिए तो पेश नहीं कर रहा। आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें अपन। तो न्यायालय मान लेगा कि भाई ये क्या है, ये दस्तावेज जो है सही है। अब चूंकि सही है इसका मतलब ये है कि ये ए बी के फेवर में जा रहा है। अब ए को बाद में लगता है, बाद में प्रक्रम पे लगता है कि नहीं बोले ये तो सही है। अब इससे जो है हक जो है क्या कहते हैं, एक बी के पक्ष में क्या हो जाएगा? डिसीजन हो जाएगा। इससे बचने के लिए अब ये क्या कहता है? बाद में चाहता है कि भैया वो ओरिजिनल दस्तावेज पेश करना चाहता है। किस लिए? इसका खंडन करने के लिए कि ये गलत है। बोले ओरिजिनल तो ये है, इसमें ऐसा है ही नहीं है, जबकि इसमें अलग है। बोले इनने बोले छेड़खानी की है। तो बाद के प्रक्रम पर ये कहता है कि बाद के प्रक्रम पे इसको वो साक्ष्य देने से रोक दिया जाएगा। ये क्या करेगा? उस साक्ष्य को नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले जब न्यायालय ने इससे मांगा और इन्होंने क्या किया? उस साक्ष्य को नहीं दिया। तो सीपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है कि जब आपको अगर साक्ष्य मांगा जाता है उस समय आप पेश नहीं करते हैं, जो दूसरा तथ्य जो साबित हो गया उसके खंडन करने के लिए आप कोई तथ्य जो है, कोई या साक्ष्य जो है आप पेश नहीं कर पाओगे। आपसे पहले कहा था कि पेश करिए, आपके पास था, आपने पेश नहीं किया। अब बात आपके विरुद्ध में चली गई। अब आपको लगा कि क्या कहते हैं, रायता फैल गया, अब तो हमारे विरुद्ध में चलाई गई बात, और अब आप उसको साबित करना चाहते हैं, तो फिर जो है न्यायालय आपको अनुमति नहीं देगा। भले ही वो सुसंगत है, ओरिजिनल है, सब है, लेकिन फिर भी उसको पेश करने की आपको अनुमति नहीं होगी। तो इसी का उदाहरण था वो स्पष्टीकरण। तो ऐसी रोक उसमें लगी हुई है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे अपन सुसंगत तत्व जो धारा 6 से लेके 55 में दिए गए हैं। देखिए ये क्या कहता है, सेक्शन से 6, यहाँ से आपके लगभग सुसंगत तत्व शुरू होंगे सारे के सारे। तो पहला सुसंगत तत्व ये कहता है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति। कैसा कह रहा है? एक ही समव्यवहार, ये याद रखना आपको, एक ही समव्यवहार, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले, के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति, ये याद रखना है आपको। सारे सेक्शन याद करने पड़ेंगे आपको पूरे 55 तक। ये कहता है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति। पूछा जाता है, सेक्शन ही पूछते हैं पहले तो, कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति से संबंधित धारा है धारा 6, फिर धारा 7 पूछते। क्रम पूरा याद करना पड़ेगा। 5 विवादक तत्व सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जा सके। 6 कहता है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्व। 7 कहता है वे तत्व विवादक तत्व के प्रसंग हेतु या परिणाम। इस तरीके से पूरे याद करने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या कहता है? एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं। समव्यवहार का अर्थ होता है एक ही अनुक्रम में, ऐसी घटना जो एक ही अनुक्रम में की जाती है, एक चेन है उसके अनुक्रम में की जाती है। देखिए क्या कहता है, जो तत्व विवादक ना होते हुए वे किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त है, संसक्त मतलब जुड़ा है। ये क्या कह रहा है? तथ्य तो विवादक नहीं है, मतलब उस पर कोई डाउट नहीं है, मतलब उसका विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, विवादक तथ्य नहीं है, मतलब उस पर कोई डाउट, मतलब उस पर उसका कोई विवाद नहीं है। फिर भी क्या है, वो उन चीजों से क्या जुड़ा है? उन चीजों से जुड़ा हुआ है, विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है। संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तक सुसंग है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थानों पर घटित हुए। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई भी तत्व जो विवादक नहीं है, क्या नहीं है? विवादक नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई विवादक तत्व होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि कोई भी तत्व जो विवादक ही नहीं है, मतलब उस पर कोई
न्यायालय को निराकरण नहीं करना, वो मतलब भी नहीं है उसका न्यायालय को निराकरण नहीं करना है, ऐसा तथ्य है। लेकिन वो विवादक तथ्य से जुड़ा हुआ है, इससे क्या है, जुड़ा है, ऐसे इंटरकनेक्ट है, विवादक तथ्य से जुड़ा है, विवादक तो नहीं है लेकिन वो जुड़ा है उस तथ्य से। और क्या है, जुड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि अलग अलग एक ही घटना होनी चाहिए, एक ही घटना के अनुक्रम में होना चाहिए सारी चीजें, एक घटना होना चाहिए उसके अनुक्रम में होना चाहिए, चाहे वो उसी स्थान पर हुई हो या विभिन्न स्थानों पर हुई हो, है ना। तो एक ही घटना के अनुक्रम में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी कार्रवाइयां होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, सुसंगत होती है। एक घटना होती है, उदाहरण इसमें कई आएंगे, तो ये कह रहा है एक ही घटना के अनुक्रम में जितनी भी घटनाएं होती हैं, भले ही वो सुसंगत नहीं है, तो वो सारे तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं, मतलब उनका साक्ष्य दिया जा सकता है। भले ही विवादक नहीं है, उसका न्यायालय को निराकरण नहीं करना, लेकिन वो विवादक तत्वों को साबित करने के लिए जरूरी है, विवादक तत्वों के निराकरण के लिए आवश्यक है। अगर इनका निराकरण हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो विवादक तथ्य है उसका निराकरण हो जाएगा। इन तत्वों को सुसंगत इसीलिए माना गया है, जो फैक्ट है, जो घटना से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब जैसे मान लो किसी की लड़ाई होती है, मान लो किसी की हत्या होती है, किसी का मर्डर होता है, या किसी का मान लीजिए कोई क्या कहते हैं चोट वगैरह पहुंचाता है, ऐसी नॉर्मली होती रहती है। तो उससे पहले एक दूसरे के बीच में लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी, एक दूसरे को गाली गलौज की, हालांकि इनका निराकरण न्यायालय को नहीं करना होता कि भाई गाली दी, क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन वो तथ्य इसलिए जरूरी होते हैं, उन तथ्यों को इसलिए सुसंगत माना जाता है और उन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय इसलिए ग्रहण करता है ताकि उन विवादक तथ्यों का क्या किया जा सके, निराकरण किया जा सके। अब जैसे आपने गाली दी, आपकी लड़ाई हुई, तो इससे ये साबित होता है कि भैया आपकी कोई दुश्मनी थी कि नहीं थी, बैर था कि नहीं था, आपने क्यों मारा, वो वजह का पता पड़ता है कि किस वजह से आपने मारा, आपकी लड़ाई हुई तो किस वजह से हुई। तो उस चीज को साबित करने के लिए उन तथ्यों का क्या लिया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकते हैं, ताकि विवादक तथ्यों का क्या किया जा सके, निराकरण किया जा सके। हालांकि वो विवादक नहीं है, उसका न्यायालय को नहीं करना कि गाली दी कि नहीं दी, इसका थोड़ी ना न्यायालय निराकरण करेगा। हाँ, गाली दी थी इस वजह से आपने उसकी हत्या की, वो जोड़ती है, घटना क्या है, आपस में एक चीज एक दूसरे को जोड़ती है। विवादक तथ्यों को समझने में आसानी होती है और उसका निराकरण करने में आसानी होती है, इसीलिए उन तथ्यों को क्या माना जाता है, सुसंगत माना जाता है। अब उदाहरण से आप और अच्छे से समझोगे, देखिए पहला उदाहरण कहता है, खा को पीटकर उसकी हत्या करने का अभियुक्त है। का और खा या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा था, किया गया था, वह उसी संभावना का भाग बन गया है, वो सुसंगत है। अब ये वही उदाहरण मेरा पीट पीट कर हत्या करने का एक आरोप था किसी व्यक्ति पर, तो वहां जितने भी लोग खड़े थे, हालांकि लोग कौन खड़ा था, क्या खड़ा था, इससे न्यायालय को क्या लेना देना, न्यायालय को तो केवल इतना देखना है कि भाई इसने इसको मारा, इसका निराकरण करना है। लेकिन उसके निराकरण के लिए न्यायालय को और भी तो तथ्यों की जरूरत पड़ेगी, उस तथ्य का निराकरण न्यायालय आसमान से तो कर नहीं देगा, तो उसके फेवर में कुछ तथ्य तो होंगे जिनसे उन तथ्यों का न्यायालय क्या करेगा, निराकरण करेगा। तो पास खड़े हुए लोगों की गवाही लेगा न्यायालय कि आपने क्या देखा, इनके बीच लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई, जो भी हुआ, तो चाहे वो उस समय जो लोग खड़े थे वो चूंकि एक ही समव्यवहार मतलब एक ही घटना, ऐसा नहीं कि अलग अलग घटना, उस घटना को इस घटना में मिलाओ तो वो सुसंगत नहीं, न्यायालय उन तथ्यों को ग्रहण नहीं करेगा कि दो घटनाएं अलग अलग घटनाएं, एक घटना अलग है और दूसरी घटना अलग है, उसकी चीजें उठा के आप यहाँ साबित करो, तो वो नहीं, एक ही घटना के अनुक्रम में होना चाहिए, एक ही अनुक्रम में होना चाहिए सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये दो घटनाएं थी, एक अलग थी और ये अलग थी, आप वहां का उठा के यहाँ कर रहे हो, यहाँ का बोले वो फलानी चीज थी, इनकी पहले बोले 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, बोले इस वजह से, बोले फिर यहाँ पे इनकी फिर लड़ाई हुई, बोले पड़ोसी से, फिर इससे हुई और फिर इससे हुई, तो सब उठा के, तो वो नहीं करेगा न्यायालय का। वो उसी घटना के अनुक्रम में जो घटनाएं होंगी केवल उनका साक्ष्य जो है न्यायालय लेगा। तो जो पास खड़े हुए लोग हैं उनके जो कथन होते हैं उनको देख सकता है न्यायालय, या पिटाई के समय या उसके अल्पकाल या पूर्व या पश्चात कहा गया कि पूर्व या पश्चात का मतलब है पहले लड़ाई, जब उनकी लड़ाई हुई थी उससे पहले कोई वाद विवाद हुआ हो तो वो भी क्या है, उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है, वो भी न्यायालय देखता है। पास खड़े लोग अगर किसी ने देखा है तो उनके भी साक्ष्य न्यायालय ले सकता है। आपस में बैर वगैरह था, आपस में लड़ाई वगैरह हुई थी पहले, जो हत्या हुई उससे तुरंत पहले या बाद में, तो उन सारी चीजों का जो है न्यायालय क्या ले सकता है, साक्ष्य ले सकता है। ये सारे तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत होते हैं। ये सारे तथ्य क्या माने जाते हैं, सुसंगत, हालांकि विवादक नहीं है फिर भी वो सुसंगत माने जाते हैं। यानी सुसंगत का सीधा सीधा अर्थ है कि न्यायालय साक्ष्य ले सकता है, सुसंगत का सीधा सीधा अर्थ है कि न्यायालय उन तथ्यों का क्या ले सकता है, साक्ष्य ले सकता है। दूसरा कहता है, एक सशस्त्र प्लवन में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है।
उन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत, चाहे वो उन सभी में उपस्थित ना रहा हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दंगे वगैरह हो जाते हैं ना, जो हिंसा वगैरह होती है बड़े पैमाने पे, एक विद्रोह, मतलब एक तरीके से विद्रोह हुआ है। क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है सरकार के खिलाफ। अब उस विद्रोह, जब किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने कोई विद्रोह किया सरकार के खिलाफ, अब उस विद्रोह में उसने जितनी भी कार्रवाइयां की, भले ही वो उसमें खुद शामिल ना रहा हो, जरूरी नहीं कि विद्रोह में वो खुद शामिल, लोगों को उकसाया, हथियार पूर्ति की, पैसों की। देखो जब कोई विद्रोह होता है तो उसमें कई चीजें लगती हैं, लोगों को उकसाना है, वीडियो डाल रहे हैं, अपने स्टेटमेंट डाल रहे हैं, इसके अलावा हथियारों की पूर्ति हो रही है, पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भले ही अलग अलग जगह हुई हो, अलग अलग क्षेत्रों में हुई हो, लेकिन चूंकि एक ही समय का भाग है, उसी विद्रोह का परिणाम है, तो वो सारी तथ्य जो उसमें हुए, पैसा आना ले जाना, हथियार आना ले जाना, सरकार पे आक्रमण करना, ये सारे तथ्य क्या सुसंगत है। तो न्यायालय इन सारे तथ्यों का भी क्या कर सकता है? साक्ष्य ले सकता है। जैसे कि कोई विद्रोह होता है कि भाई इनका फंडिंग कहाँ से हुई, इनका इनका जो है, जो बात इन्होंने फैलाई वो कहाँ से फैली, कैसे फैली, किन लोगों के थ्रू फैली, तो वो सारे तथ्यों क्या है? सुसंगत। तो उन सारे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। साक्ष्य दिया जा सकता है मतलब ये साक्ष्य दिया जा सकता है कि इनकी फंडिंग कहाँ से, विदेश से हो रही, बोले इनकी फंडिंग, है ना, इनके हथियार बोले फलाने देश से आ रहे हैं, और इनने फलानी जगह जो है इंडिया के फलाने कोने में ये इन्होंने आयोजन किया, फिर उधर किया, फिर इधर किया। तो इन सारे तथ्यों का क्या दिया जा सकता है? साक्ष्य दिया जा सकता है। न्यायालय उन सारे तथ्यों को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो क्या हुए? एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में हुए हैं। अगला कहता है का एक पत्र में जो एक जो का एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, मतलब एक पत्र व्यवहार का भाग है, लेटर है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए खा पर बाद लाता है, जिस विषय में अपमान लेख उद्भुत हुआ है उससे संबंधित रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र व्यवहार का भाग हैं, जिनमें वह अंतर्विष्ट वे सुसंगत तथ्य, चाहे उनमें वे अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। ये क्या कह रहे हैं? ये पहले तो कि आप तो फोन चलने लगे, पहले क्या होता था? पत्र व्यवहार होता था, पहले लोग लेटर लिखते थे, अब तो कोई लेटर भी नहीं लिखता। ये क्या कह रहा है? पत्र व्यवहार होता था लोगों के बीच में, है ना। अब ये कह रहा है मान लो एक दो लोग हैं, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति, इन लोगों के बीच में लेटर का आदान प्रदान होता रहता था, है ना। तो कई लेटर ये लिखते थे, कई लेटर ये लिखते थे। अब मान लीजिए ए ने जो है बी के खिलाफ क्या लिखा? मानहानि कारक। क्या लिखा? मानहानि कारक, मानहानि कारक कोई पत्र लिखा। ये क्या कह रहा है? मानहानि कारक पत्र लिखा। अब मान लीजिए इसने 10 लेटर लिखे होंगे, इसे 10 लेटर लिखे मान लीजिए इसने, और 10 लेटर में से केवल एक लेटर में इसने जो है मानहानि कारक वक्तव्य लिखा है। एक लेटर में, केवल एक लेटर में उसने मानहानि की, गाली गलौज की होगी, इसकी अवमानना की हो, जो भी किया हो, तो इसके एक 10 में से केवल एक लेटर में इसने क्या किया है? मानहानि की। हालांकि वो उसी समयवार में लिखा। मतलब क्या कह रहा है? जो लेटर लिखे एक ही, जैसे कोई मान लो हमारा कारोबार चलता है, उस कारोबार के अनुक्रम में हमारे लेटरों का क्या होता है? आदान प्रदान होता रहता है। अब उसी कारोबार के संबंध में जो लेटरों में क्या हुआ, स्वाभाविक सी बात है कारोबार की बातें होंगी, उस जो हम कारोबार कर रहे हैं उसी की बातें होंगी, लेन देन की बातें होंगी, उसी अनुक्रम में हमने कई लेटर लिखे। मतलब एक ही है, कैसा विषय एक ही है, जिसके बारे में मतलब हमने लेटर लिखे, 10 लेटर लिखे, टॉपिक हमारा एक ही था। अब उसी टॉपिक पे हमने 10 लेटर लिखे, मतलब कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है जिसपे हमारी बात हो रही है, उसी बात के बारे में। क्योंकि अब तो अपन फोन लगा के 10 बार आदमी से कह देते कि ये करना वो करना, लेकिन इसमें पहले नहीं था ना। तो एक ही मैटर पे इनकी बात हो रही थी और किसी ने अपमान लेख जो है लिखा, एक लेटर में लिखा। तो ये कह रहा है कि ये सारे जो 9 लेटर हैं, भले ही उसमें अपमान लेख वाली कोई बात ना हो, फिर भी वो क्या है? सुसंगत है। मतलब न्यायालय उनको भी साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है। आप कहोगे कि पूर्वों का क्या करेगा न्यायालय? पूर्वों का न्यायालय ये करेगा कि ये बात कही क्यों उसने, वो समझने के लिए। जैसे हम किसी की बात कहें, कोई की बात समझनी हो हमें, तो हम पूरी बात तो समझेंगे ना। आधी अधूरी कोई बात बताए, आधी आप कहो कि इसने हमें गाली दी, बस तो इतना से काम चल जाएगा कि गाली दी। अब हम कहेंगे गाली दी तो पूरी बातें, पूरी फैक्ट तो पता पड़े, आपको गाली क्यों दी इसने, इसको आपने, इसने आपका अपमान क्यों किया, इसने आपका अपमान किया तो कोई वजह हुई होगी, आपके पहले क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में, क्या आप लोगों ने आपस में बातें की, और फिर क्यों इसने ऐसा कहा। तो उसके लिए हमें उन सारे 9 लेटरों को पढ़ना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। इसीलिए ये सारे तथ्य क्या है? सुसंगत है। इनको न्यायालय साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है। भले ही उस 9 लेटरों में कोई ये मान हानिकारक बात नहीं है, लेकिन जो एक लेटर है उसकी मान हानिकारक बात को समझने के लिए उन सारे 9 लेटरों को न्यायालय क्या कर सकता है? साक्ष्य ले सकता है। यानी वो क्या है? वो रिलेवेंट है, वो सुसंगत है।
सुसंगत का अर्थ सीधा सीधा है कि न्यायालय साक्ष्य ले सकता है, न्यायालय उसको ग्रहण कर सकता है, वो नो लेटरों को भी न्यायालय क्या करेगा, साक्ष्य में ग्रहण कर सकता है, उसको आप साक्ष्य में दे सकते हो, साक्ष्य में दे सकते हो, ताकि तभी तो न्यायालय समझ पाएगा कि भाई ये मानहानि हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या वजह हुई कि इसने ऐसी बातें लिखी, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल। तो वो वजह तो तब समझ में आएगी जब न्यायालय नो लेटर देखेगा कि शुरू से इन्होंने पहले क्या बात हुई, फिर किस मुद्दे पर हुई, कैसा क्या हुआ। लेकिन इसमें भी वही बात है, एक ही जो है संव्यवहार में होना चाहिए। एक ही संव्यवहार का मतलब है एक ही टॉपिक है। अब इनके 10 कारोबार चलते हैं और चिट्ठियां 10 कारोबारों के मामले में अलग अलग मैटर है, तो उनसे मतलब नहीं है। जो मैटर पे आपकी बात हो रही थी उनसे रिलेटिव जितने भी मैटर हो, जितने भी आपके पत्र होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, सुसंगत होंगे, उनका सबका साक्ष्य जो है न्यायालय ले सकता है। आगे कहता है, प्रश्न यह है कि क्या खां ने आदिष्ट अमुक माल को परिदत्त किया था, वह माल अनुक्रम में कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था, हर एक परिधान सुसंगत था। अब ये डिस्ट्रीब्यूट वाला बात आ रही कि भैया जब आप माल जो बिजनेस की बात आ रही है कि आपने किसी को सौंपा था, माल दिया था कि नहीं, ये कह रहा है कि आपने, दो लोगों के बीच विवाद आता है कि माल ही नहीं दिया। अब वो कह रहा है भैया कि हमने पहले अब देखिए कोई कंपनी माल होते हैं तो डायरेक्टली तो भेजती नहीं, जैसे अपन कंपनियों से आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, कंपनी वाले क्या करते हैं, वो डीलरों को देते हैं, डीलर वाले क्या करते हैं, वो जो आपकी फ्लिपकार्ट जहाँ से आप मंगा रहे हैं वो उनको देते हैं, उनसे वहां के वो लोग क्या करते हैं, वो कोरियर को देते हैं, कोरियर से क्या आता है, फिर आपके पास आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि बीच में कई लोग आते हैं ना। तो ये वही बात आ रही कि भैया आप ये कह रहे हैं कि परिधान हुआ था कि नहीं हुआ था। ये कहता है कि भैया मैंने बी को दे दिया था, बी कहता है मैंने सी को दे दिया था, सी कहता है मैंने डी को दे दिया था। अब बीच में ही माल गायब हो गया है ना, आपने फोन ऑर्डर किया और वो आया ही नहीं। तो वो वही बात कह रहा है कि भैया आपने ऑर्डर किया, वो आया नहीं, या परिधान हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये वाले जो बीच बीच में जिनको दिया गया था, जिनको परमिट से मिला थे, हाँ, तो ये क्या कह सकता है, एक दूसरे की बात है, साबित हो सकती है कि परिधान वास्तविकता में हुआ या नहीं हुआ, है ना। ये डी पर माल पहुंचा, या ऐसा तो नहीं कि डी झूठ बोल रहा हो, मिल गया वो फिर कह रहा हो कि मैं दोबारा इनसे बोले फ्रॉड कर लूं और कह दूं कि साहब पाया ही नहीं। ऐसा तो नहीं, डी कह सकता है कि लास्ट में कहीं हमने तो इनको परिधान किया। तो जो बीच में जितने भी लोग आए हैं, चूंकि एक ही अनुक्रम में हो रही ना घटना, तो इन सबके भी साक्ष्य जो है न्यायालय क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये सारे तथ्य भी क्या है, सुसंगत है। ठीक है। अब देखिए 7वां। सात कहता है वे तत्व जो विवादित तत्वों के प्रसंग हेतु या परिणाम है। ये क्या कहता है, वे तथ्य जो विवादक तत्व प्रसंग हेतु या परिणाम, तीन चीजें आई। ऐसे तत्व जो विवादक तत्वों के क्या है, प्रसंग है, हेतुक है। एक मिनट। देखिए ये कहता है वे तत्व सुसंगत है जो सुसंगत तत्वों से या विवादक तत्वों से अवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत गठित हुई है, या जिस व्यवहार का असर दिया है। तो देखिए कोई घटना होती है तो कोई वजह होती है ना, कोई वजह होती है कोई घटना की, वजह होती है, हेतु होता है, और जब हेतु होता है तो कोई परिणाम भी निकलता है, तो उसी के बारे में कहता है। वो सारे तथ्य जो है सुसंगत माने गए हैं धारा 7 के तहत। जो कुछ घटना होती है उसका कोई परिणाम निकलता है, कोई वजह होती है, तो वो सारी के सारे तथ्य जो कहते हैं सुसंगत है। अब देखिए ये क्या कहता है, उदाहरण से समझेंगे इसे।
तो इसमें तो केवल सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सेक्शन याद रखेंगे, उसके बाद आप उदाहरण से इनको समझेंगे। पहला देखिए क्या कहता है। पहला कहता है यह तथ्य कि क्या कान ने खा को लूटा। अब उदाहरण से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मतलब प्रश्न ये है, लूट का प्रश्न है कि कान ने खा को लूटा। क्या कहा? लूटा। किसने? कान ने। ए ने बी को लूटा, ये मान लीजिए। प्रश्न ये है, क्या ए लुटेरा है? कुल मिला के ए ने बी को लूटा, क्वेश्चन ये है। अब देखिए ये क्या कहता है, वे तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने